बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। आज हमने यूनिट नंबर 16 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं। यूनिट नंबर 16 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और देखते हैं इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16.1 है, नेम टू फैक्टर्स विच कैन इन्हांस थर्मियोनिक एमिशन। कि हमने दो ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनकी वजह से थर्मियोनिक एमिशन जो है उसमें इजाफा हो जाता है। पहले हम ये देख लेते हैं थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है। थर्मियोनिक एमिशन इज़ द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हीटेड मेटल। कि जब किसी मेटल को हीट अप किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हो जाए तो उसको हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। सेवरल फैक्टर्स कैन इन्हांस और इंक्रीज द थर्मियोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि कई एक फैक्टर हैं जिनकी वजह से इस थर्मियोनिक एमिशन में इजाफा होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं उनकी तादाद बढ़ती है। तो हमें यह कहा गया था कि हमने दो फैक्टर बताने हैं। तो फैक्टर्स इन्हांसिंग थर्मियोनिक एमिशन कौन से हैं, देख लेते हैं उनको। नंबर 1, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस। क्योंकि मेटल को जब हम हीट अप करते हैं तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो जब किसी मेटल को हीट अप किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। और वो इतनी एनर्जी अगर उनको मिल जाए कि वो वर्क फंक्शन के बराबर हो। वर्क फंक्शन क्या होता है? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी मेटल की सरफेस से एमिट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन के बराबर अगर उसको एनर्जी मिल जाए तो फिर वो सरफेस में से एमिट होता है। अगर उससे कम एनर्जी मिले तो फिर उस सरफेस से एमिशन नहीं होता। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे सरफेस का तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को। जब एनर्जी मिलेगी ज़्यादा तो उनका एमिशन भी ज़्यादा हो जाता है। तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस विल इंक्रीज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स सरफेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम थर्मियोनिक एमिशन जो है उसको इन्हांस कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर देखते हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन से एमिट होना होता है। अगर उस मटेरियल की सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे एमिशन के लिए। और अगर हम उसको हीट अप करेंगे तो अगर एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, अगर एरिया कम है तो कम इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं जिन्होंने एमिट होना होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सरफेस एरिया के। तो इस तरह से अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन भी बढ़ जाता है। अ लार्जर सरफेस एरिया मीन्स देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एट द सरफेस टू बी एमिटेड। तो सरफेस के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एमिट होने के लिए। सिंस ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द सरफेस कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीजिंग द एरिया इंक्रीजेज द ओवरऑल नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी मेटल की सरफेस का एरिया अगर हम इंक्रीज कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन जो है इन्हांस हो जाती है। तो हमें कहा गया था दो फैक्टर बताने, तो हमने दो फैक्टर बता दिए कि एक तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है एमिट होनी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और दूसरा हम सरफेस एरिया बढ़ा के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है उसको बढ़ा सकते हैं जो एमिट होनी है। Question number 16.2, give three reasons to support the evidence that cathode rays are negatively charged electrons। कि हमने तीन रीजंस बतानी है जो इस बात की शहादत देती हों, इस बात की गवाही देती हों, इस बात की एविडेंस बने कि कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखते हैं वो तीन एविडेंस क्या हैं। Three reasons which support the evidence that cathode rays are negatively charged electrons. Number one, when cathode rays passes through an electric field, कि जब cathode rays को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा जाता है, these are deflected towards positively charged plate, तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो होती है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इट शोज दैट द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं विच आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट, जो कि पॉजिटिव प्लेट ने उनको अट्रैक्ट किया और नेगेटिव प्लेट ने उनको रिपेल किया है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इसलिए ये साबित हुआ कि कैथोड रेज जो है
ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 2, कैथोड रेज आल्सो डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती हैं। देयर डिफ्लेक्शन फॉलोज द राइट हैंड रूल फॉर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है तो उसकी जो डिफ्लेक्शन होती है उसी रूल को फॉलो करती हैं कैथोड रेज भी। कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन भी वैसी ही होती है जैसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उसकी डिफ्लेक्शन होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। तो इससे ये साबित होता है कि कैथोड रेज जो हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इट शोज दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरा फैक्टर हम देखते हैं कि आफ्टर परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करके फिर उसने क्या किया, मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो मालूम की, यानी चार्ज कितना है और उनके ऊपर मास कितना है, और फिर उसकी रेशियो निकाली। यानी चार्ज को अगर हम ई कहें और मास को हम एम कहें तो ई ओवर एम मालूम किया उसने उन पार्टिकल्स के लिए जो कि कैथोड रेज में मौजूद थे। दिस चार्ज टू मास रेशियो मैच द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें बाद में जब हमने इलेक्ट्रॉन का ई ओवर एम मालूम किया तो पता चला कि कैथोड रेज के पार्टिकल्स की ई ओवर एम वैल्यू और इलेक्ट्रॉन्स की ई ओवर एम वैल्यू सेम है। तो इससे साबित हुआ कि वो जो कैथोड रेज में पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, विच प्रूव दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमने 3 फैक्टर बता दिए जिनसे हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 16.3, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्जेस, 2 पैरेलल प्लेट हों जिनके ऊपर अपोजिट चार्जेस हों, यानी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। व्हाट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी खसूसियात जो वाज़ेह होती है, कौन सी खसूसियत उनकी वाज़ेह होती है, तो हमने इसको बताना है। When electrons pass through 2 parallel plates with opposite charge, कि अगर 2 पैरेलल प्लेट हों और उनके ऊपर अपोजिट चार्ज हो, एक के ऊपर पॉजिटिव हो एक के ऊपर नेगेटिव हो, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इट शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? इसलिए कि पॉजिटिव प्लेट तो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपोजिट चार्ज होना चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, विच आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट, तो इसीलिए वो पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट हुए हैं। बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्योंकि सिमिलर चार्जेस जो रिपेल करते हैं एक दूसरे को और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब नेगेटिव प्लेट ने उनको रिपेल किया है और पॉजिटिव प्लेट ने उनको अट्रैक्ट किया है। तो नेगेटिव प्लेट ने क्यों उनको रिपेल किया है? इसलिए कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव प्लेट ने क्यों अट्रैक्ट किया है? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट होने की वजह से उसने अट्रैक्ट किया, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाई द नेगेटिव प्लेट एंड अट्रैक्टेड बाई द पॉजिटिव चार्ज प्लेट। इट शोज दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16.4, व्हेन अ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हुआ है, इट इज़ डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, तो वो अपने स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। नेम टू फैक्टर्स विच कैन इन्हांस इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन, तो वो जो उसकी डिफ्लेक्शन होती है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स जो हैं अगर हम उनको चेंज करें तो उसकी डिफ्लेक्शन जो है चेंज होगी। अगर हमने उसकी डिफ्लेक्शन को इन्हांस करना हो, बढ़ाना हो, तो हमें कौन से 2 फैक्टर्स जो हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हमने बताना है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड,
कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। द फोर्स विच डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, यानी ज़ाहिर है जब वो डिफ्लेक्ट हुआ है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लगी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिसने उसको डिफ्लेक्ट किया है। तो वो फोर्स क्या होती है, वो फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा होता है। इतनी फोर्स लगती है उसके ऊपर, मैग्नीट्यूड इतनी होती है उस फोर्स की। यानी ई क्या है, चार्ज कितना है पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई लिखा जाता है, इसलिए हमने ई लिखा। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। वी यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी वेलोसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हुआ है, उस पर डिपेंड करती है फोर्स। बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो साइन थीटा मीन्स कि किस एंगल पे वो इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कौन सा एंगल बना रही, कितना एंगल बना रही है, क्या वो 0 डिग्री पे दाखिल हुआ है या 90 डिग्री पे दाखिल हुआ है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर वो फोर्स डिपेंड करती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो फिक्स होता है, तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिर दो फैक्टर ये रह जाते हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी डिफ्लेक्शन। इसी तरह से बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगी और उसकी डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। और साइन थीटा की वैल्यू अगर ये मैक्सिमम होगी तो फोर्स भी मैक्सिमम लगेगी, अगर साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तो फोर्स भी मिनिमम लगेगी। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इस एंगल पे दाखिल होगा इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि ये साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, वो डिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर ये फैक्टर 1 हो जाएगा तो फिर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। और 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, साइन 91 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री पे अगर इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए, यानी उसके परपेंडिकुलर, तो फिर उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो हम ये दो फैक्टर्स जो हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ा के या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा के उसकी डिफ्लेक्शन जो है उसको बढ़ा सकते हैं। वेयर, अब इस फार्मूला को एक्सप्लेन किया गया, वेयर ई इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो E is the charge on the electron, V is the velocity of the electron, B is the strength of the magnetic field, theta is the angle which direction of electron's motion makes with the direction of magnetic field। यानी इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शंस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर ये फोर्स डिपेंड कर रही है। फैक्टर्स विच कैन इन्हांस द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से फैक्टर इन्हांस करेंगे, इंक्रीजिंग द वेलोसिटी v ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन इन्हांस हो जाएगी अगर हम v को इंक्रीज कर देंगे तो। नंबर 2, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, b को इंक्रीज करने से विल इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो फिर इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगी। The deflection will be maximum when value of sin theta will be maximum, that is 1। sin theta की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होगी, यानी sin theta की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जब sin theta की वैल्यू 1 होगी तो डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनसे डिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हमने उनको देख लिया कि तीनों फैक्टर्स किस किस तरह से उसको इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16.5, how can you compare the logic operation x is equal to a and b with usual ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कि एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है, आम हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 × 4 होता है, 3 × 7 होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है। तो
एक हमारे पास ये लॉजिक ऑपरेशन होता है जिसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए डॉट बी, और ये पढ़ा जाता है x इज इक्वल टू ए एंड बी। तो इस लॉजिक ऑपरेशन में और आम मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन होता है उसमें उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कैसे होगा उनका, कि क्या क्या चीज़ें उनमें मुश्तरक होती हैं और क्या क्या चीज़ें उनमें जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। तो ये हमने कंपैरिजन करना है उसका। We can compare logic operation x is equal to a and b with the usual operation of multiplication। मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन को हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू ए ज़रब b। तो एज फॉलोस, ये हमने उनका कंपैरिजन कर दिया। एक तरफ हमने लॉजिक ऑपरेशन लिख दिया x इज इक्वल टू ए एंड b, और दूसरी तरफ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है y इज इक्वल टू ए ज़रब b। तो क्या क्या चीज़ें इनमें मुश्तरक हैं, किस किस तरह से ये डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये हम टेबल की फॉर्म में इसको देख लेते हैं। इन लॉजिक ऑपरेशन a and b can have only values equal to 0 और 1। इसमें इस ऑपरेशन में लॉजिक ऑपरेशन जो है इसमें a और b की वैल्यू या a 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, b की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। सिर्फ ये दो, क्योंकि बाइनरी सिस्टम पे इसने चलना है और बाइनरी सिस्टम जो है उसमें 0 और 1 वैल्यू होती है, तो इसलिए इसके ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं a और b, ये या 0 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं। जबकि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ए और बी की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है जिसको मल्टीप्लाई करना हो हमने। इन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी कैन हैव एनी वैल्यू, ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम दो नेगेटिव नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों नंबर ज़ीरो भी हो सकते हैं हमारे पास। तो ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जबकि इधर हमारे पास ए और बी जो है इनकी वैल्यू सिर्फ 0 और 1 होगी। In logic and operation, if a is 0 then output x will be 0। अगर इसमें से a 0 हो जाएगा तो आउटपुट जो है वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये एंड ऑपरेशन है। इन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इफ a is 0 then रिजल्ट y will also be 0। इसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर एक वैल्यू 0 होगी तो दूसरी वैल्यू कुछ भी हो, मल्टीप्लाई होके हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 आना है। इन लॉजिक एंड ऑपरेशन इफ b इज 0 देन आउटपुट x विल बी 0। अगर इसमें b 0 होगा तो फिर भी आउटपुट 0 हो जाना है। इन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इफ b इज 0 देन रिजल्ट y विल आल्सो बी 0। यानी इसमें भी ऐसा ही होता है मल्टीप्लिकेशन में कि ये वाला फैक्टर 0 हो जाए या ये वाला फैक्टर वेरिएबल 0 हो जाए या ये वाला वेरिएबल 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 होगा तो रिजल्ट हमारे पास 0 आना है। In logic and operation, if a is equal to 1 and b is equal to 1, then output x will be 1। तो अगर दोनों 1 होंगे तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 होगा। इन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन इफ a is equal to 1 b is equal to 1 then the result y will be 1। तो वो भी 1 आएगा अगर दोनों 1 1 होंगे। अगर 1 1 के अलावा कोई और वैल्यू है तो फिर क्या होगा, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा y का वो रिजल्ट बनना है। इन लॉजिक एंड ऑपरेशन आउटपुट x कैन हैव ओनली टू वैल्यूज। इसमें x की सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या वो 0 होगी या फिर 1 होगी आउटपुट की। लेकिन ये इधर मल्टीप्लिकेशन में y जो है आउटपुट, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 0 या 1 हो, इसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, डिपेंड करता है a की वैल्यू पे और b की वैल्यू पे। तो ये लॉजिक एंड ऑपरेशन में और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में ये हमने देख लिया कि किस तरह से उनको कंपैरिजन किया जा सकता है। इसमें हमारे पास ए वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, बी वेरिएबल की वैल्यू 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। इसमें ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसमें हमारे पास अगर ए जो है वो 0 हो जाएगा तो आउटपुट हमारे पास 0 हो जाना है। इसमें भी अगर ए 0 हो जाएगा तो आउटपुट 0 हो जाना है। इसमें अगर हमारे पास बी 0 हो जाएगा तो आउटपुट 0 होना है। इसमें भी बी अगर 0 हो जाएगा तो आउटपुट 0 हो जाना है। इसमें अगर दोनों वैल्यूज़ 1 1 होंगी तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगा। इसमें भी दोनों वैल्यूज़ 1 1 होंगी तो आउटपुट 1 आएगा। इसमें हमारे पास आउटपुट सिर्फ और सिर्फ दो सूरतों में आ सकता है, या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। इसमें आउटपुट जो है कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो ए और बी की वैल्यू के ऊपर। तो अगर हमारे पास इसमें ए की वैल्यू नेगेटिव है तो आउटपुट नेगेटिव भी आ सकता है। अगर दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो आउटपुट पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव आ जाएगा। और हमारे पास कुछ भी वैल्यू डिपेंड करता है
मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर हमारे पास 0 और 1 ही आना है। तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया दोनों को, एंड ऑपरेशन को, लॉजिक ऑपरेशन एंड को, और हमारे पास यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो है उसको। क्वेश्चन नंबर 16.6, NAND गेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट डिस्कस। हमें ये कहा गया NAND गेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट। NAND गेट जो है एंड गेट का रेसिप्रोकल है, इसको डिस्कस करना है हमने। रेसिप्रोकल क्या होता है पहले इसको समझें आप, कि अगर हमारे पास एक वैल्यू x है तो उसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/x वैल्यू। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है y/x तो उसके रेसिप्रोकल का मतलब होता है y, अगर x/y हमारे पास फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल y/x हो जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। अब NAND गेट और AND गेट, हमें ये कहा गया कि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं कि नहीं होते, इसको डिस्कस करना है हमने। तो गेट्स में एक गेट का दूसरे गेट का रेसिप्रोकल होना जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता कि वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। तो क्योंकि 1/, तो होना नहीं वैल्यू उसने, तो हमारा आंसर होगा नो, NAND गेट इज नॉट अ रेसिप्रोकल ऑफ AND गेट। वो AND गेट का रेसिप्रोकल नहीं है। इट इज सिंपली AND गेट फॉलोड बाई अ नॉट गेट। NAND गेट क्या होता है, ये एक AND गेट होता है जो कि नॉट गेट उसको फॉलो कर रहा होता है, यानी AND गेट के आगे नॉट गेट अटैच होता है। तो AND गेट का जो रिजल्ट होता है उसको इन्वर्ट कर देता है नॉट गेट जो है। तो इसी तरह NAND गेट जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि AND गेट के साथ नॉट गेट आगे अटैच होता है। तो ये नहीं हम कह सकते कि NAND गेट जो है वो AND गेट का रेसिप्रोकल और AND गेट जो है वो NAND गेट का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल नहीं होता, बल्कि NAND गेट जो है वो AND गेट फॉलोड बाई अ नॉट गेट होता है। द नॉट गेट इन्वर्ट द आउटपुट ऑफ AND गेट। तो AND गेट का आउटपुट इन्वर्ट होता है, रेसिप्रोकल नहीं होता NAND गेट की वजह से। यानी AND गेट को के रिजल्ट को NAND गेट जो है वो इन्वर्ट करता है, वो उसका रेसिप्रोकल नहीं होता रिजल्ट जो है। सिमिलरली द आउटपुट ऑफ अ NAND गेट इज इन्वर्शन ऑफ द आउटपुट ऑफ एन AND गेट। तो AND गेट के आउटपुट को NAND गेट जो है वो इन्वर्स करता है, वो उसको रेसिप्रोकल नहीं करता। तो इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होना चाहिए कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल नहीं होते, बल्कि इनका रिजल्ट जो है वो एक दूसरे की इन्वर्शन होती है। एंड गेट के रिजल्ट को NAND गेट जो है वो इन्वर्स करता है। द आउटपुट ऑफ एन AND गेट विल बी 1 व्हेन ओनली ऑल द इनपुट्स आर 1। तो AND गेट का आउटपुट कब 1 होता है, जब सारे के सारे इनपुट उसके 1 हो। इट विल बी 0 व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट्स इज 0। कोई भी एक इनपुट 0 हो जाए तो AND गेट का रिजल्ट जो है वो 0 हो जाता है। जबकि NAND गेट क्या होता है, वेयर एज द आउटपुट ऑफ अ NAND गेट विल बी 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। तो अगर सारे इनपुट 1 होंगे तो NAND गेट जो है उसका आउटपुट जो है वो 0 होगा। एंड विल बी 0 इन ऑल अदर केसेस, और बाकी सारे केसेस में वो 0 होगा। तो इसलिए NAND गेट जो है वो AND गेट का रेसिप्रोकल नहीं कहलाएगा। वो हम यूं कह सकते हैं कि NAND गेट जो है वो AND गेट के आगे नॉट गेट अटैच होता है, यानी AND गेट फॉलोड बाई नॉट गेट होता है। और इनमें क्या होता है, रिजल्ट जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं होता, बल्कि रिजल्ट जो है वो उसकी इन्वर्शन होती है, इन्वर्ट होता है रिजल्ट जो है। यानी अगर NAND गेट के आउटपुट में 1 होगा तो AND गेट के आउटपुट में 0 होगा। ये बात होती है, रेसिप्रोकल नहीं हम उसको कह सकते। क्वेश्चन नंबर 16.7, शो दैट द सर्किट गिवन बिलो एक्ट्स एज OR गेट। ये एक OR गेट के तौर पर एक्ट करता है। अब ये देखें, ये हमारे पास ये हिस्सा जो है, ये नॉट जो है, इसको अगर हम यहाँ पे ना लगाएं तो ये वाला गेट इतना जो है ये एक OR गेट बनेगा। जब हम इसको यूं कर देते हैं, ये लगा देते हैं आगे, तो ये एक्चुअली हमने इसके साथ एक नॉट गेट अटैच कर दिए, तो ये फिर क्या बनता है, NOR गेट बन जाता है। यानी OR गेट फॉलोड बाई अ नॉट गेट, ये NOR गेट बन जाता है। NOR गेट के आगे फिर हमने एक नॉट गेट लगा दिया है,
तो वो फिर उसके रिज़ल्ट को इन्वर्ट कर देगा और रिज़ल्ट फिर आर बन जाएगा। तो इसलिए ये सर्किट जो है हमने ये शो करना है कि ये आर गेट बनता है। तो नॉर गेट फॉलोड बाई अ नॉट गेट ये इक्वल टू होगा आर गेट के। कैसे होगा ये हम रिजल्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका इनपुट ए है, इसका इनपुट बी है। अगर हमारे पास ये आर गेट होता तो इसका आउटपुट होता x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और क्योंकि ये नॉर गेट है इसलिए ए प्लस बी का बार हो जाना है, यानी ए प्लस बी नॉट हो जाना रिजल्ट। अब इसके आगे अगर हम एक नॉट गेट लगा देंगे ये इसको फिर इन्वर्ट कर देगा, यानी इसके ऊपर एक और बार आ जाएगा, तो ये फिर ए प्लस बी बन जाएगा। तो हमारे पास और गेट का रिजल्ट बन जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोज दैट अ नॉर गेट इज विद टू इनपुट्स ए एंड बी, कि ये नॉर गेट है, इसके दो इनपुट हैं ए और बी। द आउटपुट ऑफ दिस नॉर गेट विल बी ए प्लस बी नॉट, तो इसका आउटपुट जो होना है ए प्लस बी नॉट होना है। दिस आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज इनपुट फॉर अ नॉट गेट, तो ये क्या है, ये इस नॉट गेट के लिए इनपुट बन गया है। तो नॉट गेट ने क्या करना है, इसको इन्वर्ट करना है। नॉट गेट विल इन्वर्ट दिस इनपुट एंड द फाइनल आउटपुट विल बी गिवन बाई वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी नॉट और उसका फिर नॉट, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो कि ए प्लस बी के बराबर है। और ये ए प्लस बी क्या रिजल्ट होता है, द आउटपुट ऑफ एन ऑर गेट, तो ये तो ऑर गेट का आउटपुट होता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन सारा जो है ये आउटपुट जो देगा वो आर गेट का आउटपुट बनेगा। The final output y of the combination of gates shows that it is the output of an OR gate। किस तरह से, ये हमने ट्रूथ टेबल बना दिया। a और b है हमारे पास, a और b ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। तो a और b ये हमारे पास क्या होगा, दोनों जीरो हैं तो जीरो होगा, ये जीरो ये वन, क्योंकि a और b है तो ये आर गेट का रिजल्ट है, तो इसलिए एक भी वन हो गया तो वन होना है, वन और जीरो वन होना है, वन और वन वन होना है। इसको जब हमने नॉर गेट कर दिया तो नॉर गेट का रिजल्ट ये हुआ, तो उसने इसको इन्वर्ट करना है, तो इसको जब इन्वर्ट करेंगे तो जीरो वन बन जाना है, वन जीरो बन जाना है, वन जीरो बन जाना है और वन जीरो बन जाना है। इसके आगे फिर हमने नॉट गेट लगाया तो वाई रिजल्ट हमारे पास क्या होना है, उसने इसके रिजल्ट को इन्वर्ट करना है, तो इसका रिजल्ट इन्वर्ट होकर क्या बनेगा, जीरो जो है वन जो है वो जीरो बन जाना है, जीरो वन बन जाना, जीरो वन बन जाना और जीरो वन बन जाना। तो ये रिजल्ट किसका है, ये फाइनल रिजल्ट है, और ये रिजल्ट किसका, ये आर गेट का रिजल्ट है। तो आप देखते हैं ये तो दोनों सेम है, तो इसलिए ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो आर गेट का रिजल्ट देगा, यानी आर गेट के तौर पर एक्ट करेगा। The final output y of the combination of gates shows that it is the output of an OR gate। तो ये OR gate का आउटपुट है। Question number 16.8 show that the circuit given below acts as AND gate। हमने ये बताना है कि ये एक AND गेट के तौर पर काम करेगा ये सर्किट सारा, यानी आउटपुट इसका AND गेट का आउटपुट होगा। तो ये हमारे पास एक नॉट गेट है, इसको हमने A इनपुट दिया हुआ है, और ये दूसरा नॉट गेट है, इसको हमने बी इनपुट दिया हुआ है। दोनों का आउटपुट लेके ये हमने एक नॉर गेट को दे दिया है, और यहाँ पे हमारे पास नॉर गेट का रिजल्ट आएगा। फिर तो हमने अब ये फाइनल रिजल्ट देखना है कि वो कौन सा बनता है, तो हमने साबित करना है कि ये वाई जो बनेगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट वो एंड गेट का रिजल्ट जो है उसके बराबर होगा। तो इसलिए ये पूरा सर्किट जो है वो एंड गेट के तौर पर एक्ट करेगा। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमारे पास सिग्नल ए मिल रहा है इसको, ये नॉट गेट है, इसने उसको इन्वर्ट करना है, यानी ए नॉट बन जाना है। इसको सिग्नल बी मिल रहा है, ये नॉट गेट है, इसने उसको इन्वर्ट करना है, ये बी नॉट बन गया। ये आर गेट अगर हो तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, और क्योंकि ये नॉर गेट है तो इसलिए उसको फिर इन्वर्ट भी करना है, उसके ऊपर बार आ जाना। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये बनता है वाई इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार और होल बार। अब इस रिजल्ट को हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा। तो अगर ये रिजल्ट हमारे पास एंड गेट वाला बनता है तो फिर इसका मतलब ये सारे का सारा कॉम्बिनेशन एंड गेट के तौर पर एक्ट करेगा। द आउटपुट ऑफ नॉट गेट विल विद इनपुट ए विल बी ए नॉट,
तो यानी इसका रिजल्ट जो है ए नाट होगा। द आउटपुट ऑफ नॉट गेट विद इनपुट बी विल बी बी बार, यानी बी नाट हो जाएगा वो। द इनपुट्स फॉर नॉर गेट विल बी ए नॉट एंड बी नाट, तो इस नॉर गेट के लिए जो इनपुट बनेंगे वो ए नाट और बी नाट बनेंगे। तो फिर इसका रिजल्ट क्या बनना है, वो ये रिजल्ट बनना है। द आउटपुट ऑफ नॉर गेट विल बी वाई इज इक्वल टू ए नाट प्लस बी नाट होल नाट। तो इसका अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम, ताकि हमें पता चले रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, ये इसको नॉट गेट ने क्या कर दिया है, ए नॉट कर दिया, यानी ये रिवर्स इन्वर्ट हो जाना सारा। तो ये ज़ीरो जो है वन बन गया, ज़ीरो जो है वन बन गया, और वन जो है वो ज़ीरो बन गया, और वन जो है ज़ीरो बन गया। ये बी इनपुट है, बी इनपुट को नॉट गेट जो है उसने बी नॉट कर देना है, तो ये ज़ीरो जो है वन बन जाना है, वन जो है वो ज़ीरो बन जाना है, ज़ीरो जो है वन बन जाना है, और वन जो है वो ज़ीरो बन जाना है। अब ये दोनों जो हैं ये एक आर गेट को अगर मिलें तो वो ए नॉट प्लस बी नॉट हो जाएगा। तो जो वो क्या बनेगा, ये दोनों वन है तो रिजल्ट वन, इनमें से ये वन है तो रिजल्ट वन, इनमें से ये वन है तो रिजल्ट वन, दोनों ज़ीरो है तो रिजल्ट ज़ीरो। अब इसको फिर, क्योंकि नॉर गेट था उसने उसको इन्वर्ट करना है, तो इसको जब हम इन्वर्ट करेंगे तो ये वन जो है ज़ीरो बन जाएगा, ये वन जो है ज़ीरो बन जाएगा, ये वन ज़ीरो बन जाएगा, ये ज़ीरो जो वन बन जाएगा। अब ये रिज़ल्ट जो है ये ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो, ज़ीरो वन पे भी ज़ीरो, वन ज़ीरो पे भी ज़ीरो, और वन वन पे वन, तो ये तो एक एंड गेट का रिज़ल्ट है। तो इसलिए फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास कौन सा आया, एंड गेट वाला रिज़ल्ट आया। So the final output Y of the combination of gates shows that it is the output of an AND gate। तो ये एक AND गेट का आउटपुट है, इसलिए हम कहेंगे वो सारा कॉम्बिनेशन जो है दो नॉट गेट और फिर उनके आगे एक नॉर गेट, वो सारा कॉम्बिनेशन जो है वो AND गेट के तौर पर काम करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 16, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमने इनको देख लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।